जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी अपनी अच्छे वे में कर रहे होंगे। आज हम एक बार फिर से आपके सामने सीरीज का पार्ट 3 तीसरा पार्ट लेके आए हैं। आप लोगों की 2 क्लासेज हो चुकी हैं, यानी कि आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 1 देखा होगा, पार्ट 2 देखा होगा। आज हम लोग पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कल हम लोगों ने रिलेशन की जो बेसिक जानकारी थी हम लोगों ने वो कंप्लीट की थी, और इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट कर लिया था बच्चों, जिसमें हम लोगों ने एक टाइप पढ़ भी लिया था, तत्समक संबंध, जिसे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बन रहा है, या किसी कॉन्सेप्ट में, या किसी हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो नया सीख रहे हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई डाउट बन रहा है, तो आप लोग एक बार उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करिए, जिससे हमें भी समझ में आए कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई हो पा रही है अच्छे से कि नहीं हो पा रही है। बेटा क्या होता है ना कि जब आप लोगों का जो कमेंट बॉक्स में जो मेंशन, आप लोगों का कमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। उससे क्या होता है, मुझे समझ में आता है कि मेरा बच्चा जो है इसमें, हमारे छात्र जो है इसमें तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आता है। ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग एक काम करिए, कभी भी कोई भी क्लास हो, जैसे आज हमने क्लास पढ़ाई है, आप क्या करेंगे, क्लास देखने के बाद एक बार उसमें आप लोग पहले तो सबसे पहला काम तो यही, आप क्लास देखेंगे। क्लास में आप जैसे आप लोगों ने कोई एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, तो नया कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपके माइंड में हो सकता है उससे रिलेटेड कोई डाउट बने, तो आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में उस डाउट को मेंशन कीजिए। मैं क्या करूंगा, मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, और जैसे ही मुझे लगेगा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके जो डाउट होंगे, मैं आपके डाउट भी क्लियर करूंगा। क्लियर है ना बेटा? तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कल आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था। कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, और सभी को पता है कि आइडेंटिटी रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? आइडेंटिटी रिलेशन को हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। क्या कहते हैं भाई? तत्समक संबंध। क्या होता है तत्समक संबंध? कल हमने आपको बताया था कि कोई एक संबंध है आर, कोई एक रिलेशन है आर, वो भैया किसी एक समुच्चय पर, यानी कि वो किसी एक समुच्चय पर इस प्रकार परिभाषित किया गया हो, एनी रिलेशन आर कैन बी डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू ए। कहने का मतलब है कि कोई संबंध एक आर है, वो ए से ए में इस प्रकार परिभाषित किया गया हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध केवल और केवल स्वयं के साथ हो। जैसे बेटा हम आपसे कहें कि ए कोई एक सेट हमने ले लिया 1 2 3, और मैं आपसे कहूं कि इसमें कोई आप एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करिए, वो ऐसा रिलेशन होना चाहिए, वो किस पर होना चाहिए सर? वो इस सेट पर होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि इस सेट के प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं के साथ हो। जैसे अगर हम लोग मैपिंग मेथड से देखें तो भाई हमने क्या किया, ये 2 सेट बना लिए, देखो ध्यान से, ये भी सेट ए रहेगा, ये भी सेट ए रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशन हमारा कहां से कहां है, ए से ए में है। तो मैंने ये दिखा दिया सर, ये रिलेशन हो गया। ए में कितने एलिमेंट है सर? 1 है, 2 है, 3, और इसमें भी 1 है, 2 है, 3। तो मैंने कहा आपको आइडेंटिटी रिलेशन दिखाना है तो केवल खुद का खुद के साथ, मतलब स्वयं का स्वयं के साथ होना चाहिए। तो 1 का किसके साथ रिलेशन हो गया? 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ हो गया? 2 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ हो गया? 3 के साथ। तो यहां से जो रिलेशन मिलेगा हमको, रिलेशन क्या मिलेगा? रिलेशन हमको मिला 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, और ये जो रिलेशन मिला है भैया, ये आपका रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। अरे बोलो, बात समझ में आई सभी लोगों को? ये कौन सा रिलेशन है भाई? ये आपका रिलेशन हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। बोलो, बात क्लियर है?
अब बच्चों एक क्वेश्चन यहां से हम आपको बना दें, जैसे एक क्वेश्चन हम आपका यहां से ये बना रहे हैं बेटा कि ये तो पता चल गया सर कि ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, तत्समक संबंध है। अरे भाई आपको समझ में आ गया होगा तत्समक संबंध। जैसे हम कहें मुझे, जैसे मुझे केवल अपने आप से मतलब होना चाहिए, जैसे ये है अब ये केवल क्या करेगा, केवल खुद का केवल खुद से संबंध, मतलब ये केवल अपने आप से मतलब रखेगा, किसी दूसरे आदमी से मतलब नहीं रखेगा। या दुनिया में ऐसे लोग जो केवल अपने आप से मतलब रखते हैं, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, ऐसे लोग कैसे बेटा, ऐसे लोगों का संबंध किसमें काउंट किया जाता है भैया, तत्समक संबंध में काउंट किया जाता है उन्हें, यानी कि उनके रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन के डिफाइन करते हैं। बोलिए बात क्लियर है ना। तो हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन तो हम लोग समझ गए कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। अब बात ये आई कि सर एक क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार पूछा भी गया है और कई बच्चों ने इस पर कमेंट भी किया, हमें कई बार पूछा भी है क्वेश्चन कि सर ये बताइए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, सर ये बताइए कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होंगे। कहने का मतलब है तत्समक संबंधों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। भाई ये बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी एक समुच्चय दिया है, उस पर कोई एक संबंध आर परिभाषित किया गया है और कहा गया है वो संबंध आर जो परिभाषित है वो तत्समक संबंध है। तो बताइए तत्समक संबंधों की संख्या क्या होगी। हमेशा याद रखिए किसी भी सेट पर कोई तत्समक संबंध यदि परिभाषित किया गया है तो याद रखना तत्समक संबंधों की संख्या जो होती है भैया एक होती है। कितनी होती है, 1। हमेशा याद रखिए, माइंड में बिठा लीजिए कि तत्समक संबंधों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक होती है। कभी भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने एमसीक्यू से बेटा, तो वो बनाएगा एक नंबर में ही पूछेगा, वो कहेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। तो आपको टिक क्या करना है, 1 टिक करना है। कोई भी सेट दिया रहे भाई, कोई भी, जैसे मान के चलिए सपोज दैट मैंने इसको हटाया, जैसे दूसरा एक एग्जांपल लिया भाई, मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, ध्यान से देखो, मैंने ले लिया एक हमने एक रिलेशन ले, एक समुच्चय लिया, पहले एक समुच्चय लिया ए बी सी, और मैंने कहा सबसे पहले एक काम करिए, इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनाइए। अब आप इसका जब आइडेंटिटी रिलेशन फाइंड करोगे तो क्या होगा सर बताइए, ए का रिलेशन ए से, बी का रिलेशन बी से, सी का रिलेशन सी से, और इसको बंद कर दीजिए। बताइए ये आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। लेकिन सर किसी बच्चे ने पूछा सर एक काम करें अगर, तो हम सी और सी को ना लें, केवल इतना ही लें, ए का ए से रिलेशन, बी का बी से रिलेशन। तो बेटा मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई थी, मैंने डेफिनेशन लिखाई थी यदि कोई संबंध आर समुच्चय ए से ए में इस प्रकार परिभाषित किया गया हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, क्या बोला बेटा, प्रत्येक अवयव का, यानी प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ हो, तो बेटा वहां पर जो संबंध होता है वो तत्समक संबंध होता है। अब ये बताओ, यहां पर ए का रिलेशन तो ए से हो गया, बी का रिलेशन बी से हो गया, क्या सी का रिलेशन सी से हुआ, नहीं हुआ ना। इसका मतलब है कि प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से नहीं हुआ, इसलिए ये आपका अभी तत्समक नहीं होगा। बोलो बात आई समझ में। हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग इसमें सी का रिलेशन सी से और दिखाएंगे। अब ये आपका रिलेशन कैसा हो गया भाई, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन बन गया, कहें तो ये आपका एक तत्समक संबंध बन गया। बोलो बात आई समझ में बेटा। चलिए अब क्या होता है, हमने कहा सर ये आपने जो बताया था कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन 1 होता है, तो सीधी सी बात है सर ये जो रिलेशन बना ये एक ही रिलेशन तो बन सकता है सर। किसी भी सेट पर अगर आइडेंटिटी रिलेशन बनाओगे तो एक ही तो होगा भाई, क्या एक से ज्यादा हो सकता है? अरे बोलो ना, क्या एक से ज्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। अरे कैसे हो जाएगा भाई, नहीं होगा भाई, नहीं हो पाएगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए
बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलने वाली है। वो कहते नहीं है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और तुझे मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बेटा मेहनत करते रहिए। आप लोग ना अभी 12th में हो, अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना एक टारगेट बनाइए अपने लाइफ में। बेटा एक गोल सेट कीजिए कि मुझे करना क्या है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, ऐसे लोगों का जीवन एक पशु के समान होता है। वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। अपने लाइफ में सबसे पहले एक बेटा लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए कि हमें करना क्या है। समझ रहे हो बेटा? अगर जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो सीधी सी बात है, आपको भीड़ से अलग चलना होगा, उस भीड़ से हट के चलना होगा। आपको मेहनत भी करनी है, और आपको मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो बेटा? मतलब आपको एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी है। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं। असफल कौन हो जाते हैं बेटा? असफल वो लोग हो जाते हैं जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि मेहनत किस डायरेक्शन में की जाए। हालांकि वो मेहनत करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं या थोड़ा पढ़ते हैं, मतलब, और वो अच्छी सफलता ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सटीक डायरेक्शन में मेहनत की है। बात समझ रहे हैं? तो बेटा अपने जीवन में लक्ष्य जरूर बनाइए, क्योंकि कहा गया है, किसी ने बोला है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे, या फिर रण से भागे होंगे। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही हैं, आपको डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ रहा है, तो आप ये समझिए कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। ठीक है बेटा? चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। देखो भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? क्या हो गया, देख रहे हो? चलो कोई बात नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है बेटा, समझो पहले हमने कल आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन है वो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि किसी सेट ए से ए में डिफाइन किया गया है। मतलब कोई एक रिलेशन आर है, वो समुच्चय ए से ए में परिभाषित किया गया है, और वो इस तरह से परिभाषित किया जाता है। किस तरह से, आओ पहले हम लोग समझते हैं, इसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। सपोज करिए आपके पास ये दो सेट हैं, ए बी, सॉरी बी नहीं ए, क्योंकि हमारा रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, ए से ए में। और हम ले लेते हैं लेट कोई एक सेट ले लेते हैं, ए इक्वल टू, सपोज करिए मैंने ले लिया ए बी सी डी। तो हमने बेटा ए वाले सेट में ए के एलिमेंट लिखे, क्या लिखे बेटा? ए बी सी डी। और बी ए वाले सेट में फिर से हमने ए के एलिमेंट लिखे, ए बी सी डी। अब बेटा देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, समझो मेरी बात ध्यान से, देख लो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? हमने अभी आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या पढ़ाया गया था? आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़ाया गया था कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध केवल स्वयं के साथ हो, केवल स्वयं के साथ। बेटा कई बच्चे ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपने भी इसको सही से नहीं समझा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैं आपको दावा देता हूं कि आप अगर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव ये दोनों क्लास आपने अच्छे से देखी है मेरी, तो आपको ना तो आइडेंटिटी रिलेशन में कोई कंफ्यूजन रहेगी, ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई कंफ्यूजन रहेगी। आपको दोनों बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले हैं। देखना कैसे। हमने कहा
कि कोई एक रिलेशन है वो ए से ए में डिफाइन किया गया है और एक सेट है ए इक्वल टू दिया है ए बी सी डी, और किस प्रकार से डिफाइन होगा देखना ध्यान से। मैंने कहा कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ हो। अरे सर ये तो वही बात हो गई अभी जो आइडेंटिटी में बताई थी। हाँ रुको, ए का संबंध ए से करा दो, बी का संबंध बी से हो गया, सी का संबंध सी से हो गया, डी का संबंध डी से हो गया। तो हमने सर ये तो बात तो तत्समक वाली हो गई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन समझो अभी, मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ हो, इसके बाद किसी दूसरे से भी हो जाए। नहीं समझे? मतलब सेट कोई एक रिलेशन है ए से ए में डिफाइन किया गया है। पहले तो हमने तत्समक संबंध जब पढ़ाया था उसमें हमने कहा था कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध केवल और केवल स्वयं के साथ हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, इसमें है बेटा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ तो हो, किसी दूसरे के साथ भी हो जाए। नहीं समझे? मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध खुद का खुद के साथ तो हो, किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं का स्वयं के साथ हो। देखो बेटा, हमने जब आपको तत्समक संबंध पढ़ाया था, तत्समक संबंध जब आपको पढ़ाया था उसमें एक वर्ड आया था केवल स्वयं के साथ हो, और रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य संबंध में ऐसा कोई वर्ड नहीं हमने बोला कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं के साथ। ना 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 ना, स्वयं के साथ तो हो, किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ रिलेशन बनाया, ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से, सी का संबंध सी से, डी का संबंध डी से। अब ए का संबंध किससे हो गया? बी से। लो भाई, ये क्या है सर? ये स्वतुल्य संबंध है भाई, स्वतुल्य, ये स्वतुल्य संबंध है। क्या सर ऐसा भी हो सकता है बी का रिलेशन सी से हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल, अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि बी का सर सी से भी है, बिल्कुल सही बात है, तब भी स्वतुल्य है। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर सेट दिया है और इसमें स्वतुल्य संबंध बनाना है तो तुम पहले प्रत्येक अवयव का संबंध पहले खुद से करा दो, बाकी ये फिर किसी और से बनाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फिर किसी और से भी बना ले, कोई समस्या की बात नहीं है, ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो आप लोग समझ गए तत्समक संबंध क्या था? तत्समक संबंध क्या था? तत्समक संबंध था बेटा कि केवल स्वयं के साथ हो, किसी दूसरे के साथ ना हो। और स्वतुल्य संबंध क्या है कि प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ तो हो, किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बोलो बात आई समझ में? तो बच्चों आप लोग समझ गए हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। ये आपका स्वतुल्य संबंध बन गया। बात क्लियर है? यहीं पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूजन उनकी क्रिएट होती है कि सर तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में समझ में नहीं आता है कि कौन स्वतुल्य कौन सम्मित। तत्समक संबंध वह होता है जिसमें केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा, और स्वतुल्य संबंध वो होगा जिसमें खुद का रिलेशन खुद के साथ तो होगा ही होगा, किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सपोज करिए फिर से एक क्वेश्चन ऐसे दिया है कि कोई एक सेट दिया है ए बी सी, और कोई एक रिलेशन है वो डिफाइन किया गया है ए से ए में। तो हमने कहा एक दो सेट बना लिए, एक सेट ये ए सेट है, ये भी ए सेट है, और ये रिलेशन है आर ए से ए में। इसमें हमने एलिमेंट लिख लिए ए बी सी, इसमें भी एलिमेंट लिखे ए बी सी। अब मैंने कहा सर ए का रिलेशन ए से हो गया, बी का रिलेशन बी से हो गया, सी का रिलेशन सी से हो गया। और सुनो एक और कंडीशन देखो, सपोज करिए रिलेशन कुछ इस तरह से हो, ये ए सेट है, ये भी ए सेट है, रिलेशन है ए से ए में, सेट ए में एलिमेंट ए बी सी,
सेट ए में एलिमेंट ए बी सी, ए का रिलेशन सपोज करिए ए से है, बी का रिलेशन सी से, सी का रिलेशन बी से। अच्छा सपोज करिए एक और कंडीशन दे दी, एक और कंडीशन ये दे दी कि ये दो सेट हैं ए से ए में, और यही एलिमेंट हैं ए बी सी, और हमने बोला सर, हमने बोला कि ए का रिलेशन ए से है, ए का बी से भी है, और बी का बी से भी है, सी का सी से भी है, और सी का बी से भी है। अब हमें बताना है कि स्वतुल्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। अब समझो मेरी बात ध्यान से आप लोग, ये जो संबंध आपका परिभाषित किया गया है, इसको पहले लिखो। पहले क्या बन रहा है संबंध, यहां पर संबंध जो बना है वो ए का संबंध ए से बना है, बी का संबंध सी से बना है, और सी का संबंध बी से बना है। अब ये बताओ क्या ये रिलेशन सही है, क्या ये स्वतुल्य संबंध होगा? भाई ए का रिलेशन तो ए से है, क्या बी का रिलेशन बी से है? नहीं है। इसका मतलब है कि बी का रिलेशन बी से नहीं है, तो ये आपका स्वतुल्य नहीं है। ये आपका कैसा संबंध नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। भाई बी का बी से होना चाहिए, भाई बी का सी से है, हमें इससे कोई बुराई नहीं है, इससे कोई बुराई नहीं है। तुम किसी पड़ोसी के घर में, जैसे तुम समझो जैसे हम हैं, जैसे तुम हो, तुम अपने घर नहीं आ रहे हो और तुम पड़ोसी के घर जा रहे हो, तो बुराई तो होगी ही। तुम पहले अपने घर आओ, इसके बाद पड़ोसी के घर जाओ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बी से हमें बुराई है, बी से हमारी नाराजगी ये है कि भाई तुम पहले अपने घर तो आओ, फिर तुम सी के घर जाओ, वो अलग चीज है। अब सी तुम्हारा कौन है या कौन थी या कौन था मैं नहीं पता, लेकिन तुम वहां जा रहे हो, हमें इससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम भाई पहले अपने घर तो आओ। अब तुम अपने घर नहीं आए हो, बी का रिलेशन बी से नहीं तुम बना रहे हो, अपने घर में रिलेशन नहीं रख रहे हो, और तुम सी के घर में रिलेशन रख रहे हो, तो भाई तुम स्वतुल्य नहीं हो। समझे? नहीं हो भाई स्वतुल्य, खत्म। इधर आ जाओ, देखो ए का रिलेशन ए से बन रहा है, ठीक है, बी का रिलेशन बी से बन रहा है, ठीक है, सी का रिलेशन सी से बन रहा है, ठीक है। सर ये रिलेशन क्या स्वतुल्य है? जी हाँ बिल्कुल है, ये रिलेशन आपका स्वतुल्य है। लेकिन एक बच्चा बोला सर ये तो तत्समक है, ये तो संबंध तत्समक है। तो मैंने कहा जी हाँ ये रिलेशन आपका स्वतुल्य भी है, तत्समक भी है। अरे सर फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। देखो भाई, भाई मेरी बात सुनो, मैंने ये बोला था तत्समक संबंध वही संबंध होता है जिसमें केवल खुद का खुद से रिलेशन हो। देखो इसमें खुद का केवल खुद से रिलेशन है, ठीक है, तत्समक हो गया, ठीक है। अब स्वतुल्य के लिए क्या बोला था? खुद का खुद से हो रिलेशन, किसी दूसरे के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई इन्होंने खुद का रिलेशन खुद से बना लिया ना, किसी दूसरे से नहीं बनाया, इनकी मर्जी। अरे बोलो भाई, इनकी मर्जी, तो मर्जी के हिसाब से देखा जाए तो स्वतुल्य भी है, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है आपका स्वतुल्य भी है और तत्समक भी है। तो इस प्रकार से हम यहां से एक रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट क्या निकालते हैं भाई? देखो रिजल्ट ये निकालते हैं, ध्यान से समझो, ये निकालते हैं कि प्रत्येक तत्समक संबंध, प्रत्येक तत्समक संबंध एक स्वतुल्य संबंध, एक स्वतुल्य संबंध होता है, एक स्वतुल्य संबंध होता है, परंतु प्रत्येक स्वतुल्य संबंध, प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब है कि जितने भी तत्समक संबंध होंगे वो सभी आपके स्वतुल्य संबंध होंगे, लेकिन जितने भी स्वतुल्य संबंध होंगे ये जरूरी नहीं है कि वो तत्समक हों। वो तत्समक हो भी सकते हैं, वो तत्समक नहीं भी हो सकते। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि प्रत्येक तत्समक संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है,
परंतु प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जितने भी तत्समक संबंध होंगे वो सारे के सारे आपके कैसे होंगे, स्वतुल्य संबंध होंगे, परंतु सारे के सारे स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होंगे। बोलो बात आई समझ में? फिर से एक बार, सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं, परंतु सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होते हैं। बोलो बात आई समझ में ना? तो आप लोग स्वतुल्य संबंध समझ गए होंगे। बोलो बात क्लियर है? अगर आपको स्वतुल्य संबंध से इस कॉन्सेप्ट से कोई भी डाउट बने, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, जिससे हम आपको अगली नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। जब आपके हम कमेंट बॉक्स में डाउट देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम आपके डाउट दूर करेंगे, इसके बाद ही क्लास आपकी आगे बढ़ेगी। बोलो बात क्लियर है ना? ठीक है बेटा, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो, चलो अब देखो भाई, हम लोगों ने स्वतुल्य संबंध तो पढ़ लिया, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो पढ़ लिया। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोगों ने जब पढ़ लिया तो यहां से एक बेटा पॉइंट बनता है। वो पॉइंट ये बनता है, आपसे कहता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब कि आपसे कहता है स्वतुल्य संबंधों की संख्या बताओ, स्वतुल्य संबंधों की संख्या। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिलता है और अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते भी नहीं, इसको ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं, कहते हैं ये कौन पूछता है। लेकिन जब पूछता है एग्जाम में तो बच्चों के धुआं निकल जाता है कि सर स्वतुल्य संबंधों की संख्या तो हमें निकालनी पढ़ाई नहीं गई है। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सपोज करिए बच्चों, मेरे पास कोई एक समुच्चय है, लेट कोई एक सेट है ए इक्वल टू, मान के चलिए वो है ए बी सी, और बेटा कोई एक रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन है, वो ए से ए में परिभाषित किया गया है। और वो परिभाषित इस तरह से किया गया, ध्यान से देखो, मैंने कहा एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, ये समुच्चय ए, ये भी समुच्चय ए, और संबंध जो आर है वो कहां से कहां परिभाषित किया गया है, ए से ए में। अब ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो ए है, बी है, सी है, यहां भी लिखो ए है, बी है, सी है, ठीक है ना भाई। अब देखो स्वतुल्य संबंधों की संख्या निकाले तो स्वतुल्य संबंध तभी संभव होगा जिसमें पहले खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा। मतलब ए का रिलेशन ए से कर दिया, बी का रिलेशन बी से कर दिया, सी का रिलेशन सी से दिखा दिया। अब भाई एक बात बताओ, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं स्वतुल्य संबंधों की संख्या। क्या निकालने जा रहे हैं? स्वतुल्य संबंधों की संख्या निकालने जा रहे हैं, यानी कि संख्या निकालने जा रहे हैं। तो संख्या कैसे निकालेंगे भाई? हमने पढ़ा था स्वतुल्य संबंध में कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ हो, किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो बताओ ए का संबंध ए से तो हो गया ना, अब ए का संबंध बी से हो सकता है ना, ए का संबंध बी से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अरे भाई बोलो ना, ए का संबंध बी से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कितने केस हो गए? दो केस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले हम एलिमेंट ए की बात कर रहे हैं, तो ए का रिलेशन बी से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कितनी कंडीशन है सर? दो। इसी तरह ए का संबंध सी से हो भी सकता है और नहीं भी, फिर से कितनी कंडीशन सर? दो। तो दो गुणे दो, मतलब दो, एक एलिमेंट ए की कंडीशन कितनी है? दो गुणे दो, मतलब टोटल चार कंडीशन है। इसी तरह बी का देखो, बी इधर आ जाओ, बी नेक्स्ट, बी का रिलेशन बी से तो है ही, होना पड़ेगा क्योंकि भाई स्वतुल्य है। अब बी का रिलेशन ए से हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब बी की कंडीशन कितनी हो गई सर? दो। और बी का रिलेशन सी से हो भी सकता है और नहीं भी, तो कितनी कंडीशन हो गई? फिर से दो। तो मतलब बी की टोटल कंडीशन कितनी हो गई? चार। इसी तरह
सी का रिलेशन तो सी से होना ही पड़ेगा क्योंकि स्वतुल्य संबंध बना रहे हो। तो सी का रिलेशन ए से हो भी सकता है और नहीं भी। कितनी कंडीशन सर? 2। और सी का रिलेशन बी से हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब 2। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 4 चौके 16 चौके 64, यानी हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो निकलेंगे भैया वो कितने निकलेंगे? 64 निकलेंगे। यानी कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी? 64 होगी सर, 64 होगी। बोलो बात आई समझ में? आप लोग क्या करेंगे? स्वतुल्य संबंधों की जब संख्या निकालेंगे तो पहले प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ तो दिखाना ही पड़ेगा और उस अवयव का हम जो बचे हुए अवयव हैं उनसे हम लोग संबंध दिखाएंगे। संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जितनी कंडीशन होंगी उतनी हम लोग कंडीशन लेंगे। बोलो बात आई समझ में? अब सर ये बताइए सर, इसका कोई और तरीका नहीं है क्या निकालने का? बच्चों है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा और आपको मैंने पहले बताया है, निकालना सिखाया है कि स्वतुल्य संबंधों की संख्या निकाली कैसे जाती है। बाय द वे सपोज करो आप फार्मूला भूल गए, लेकिन अगर आपने बेटा बेसिक सीखा है ना हमसे, तो आप फार्मूला भूल भी गए ना तब भी आप लोग आंसर निकाल के आएंगे पेपर में, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। क्लियर है ना बेटा? तो आप पहले काम करो, बेसिक कंप्लीट करो, इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मूला। नोट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, चलो अब देखो बेटा इसका फार्मूला क्या है। अब बेटा आप लोग फार्मूला लिख लो, इससे आपको हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है सर 2 की पावर n-1 पूरे की पावर n। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर n-1 की पावर n। देखो इसमें फॉलो करके देखो, अच्छा क्या सही है? बिल्कुल भाई बताओ। इसमें ये बताओ कि n क्या है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कितने एलिमेंट है सर? 3। n की वैल्यू 3। पुट करो जरा इसमें, तो बताओ 2 की पावर 3-1 पूरे की पावर 3, तो ये क्या आएगा? 2 की पावर 3-1 कितना? 2, और पावर कितनी? 3, तो 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आया है, यानी कि 64 ही निकल के आएगा। तो आप लोग क्या करें, पहले तो देखो बेसिक समझ लिया आप लोगों ने कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालते हैं, आपने सीख लिया। इसके बाद आपको डायरेक्ट निकालना हो तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 3rd नंबर, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। देखो भाई सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ध्यान समझो पहले। सिमेट्रिक रिलेशन, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं फिर समझते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है सर, लिखो, यदि कोई संबंध R, यदि कोई संबंध R किसी समुच्चय A पर, किसी समुच्चय A पर इस प्रकार परिभाषित किया गया हो, इस समुच्चय A पर इस प्रकार परिभाषित किया गया हो, परिभाषित किया गया हो, किस प्रकार से किया गया हो, डैश आगे कर दो। जैसे कोई मेरे पास एक सेट है A=ABC और इस प्रकार से परिभाषित किया गया हो सर कि A का रिलेशन V के साथ हो, जो रिलेशन A का B के साथ हो, और यदि यही रिलेशन B का A के साथ हो जाए तो ऐसा संबंध भैया सम्मित संबंध कहलाता है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। बोलो बात आई समझ में? अभी कम समझ में आई होगी, अभी समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब है कि कोई संबंध R किसी समुच्चय A पर इस प्रकार परिभाषित हो
कि मान के चलो समुच्चय ए में 3 अवयव हैं ए बी सी, जो संबंध ए का बी से हो यदि वही संबंध बी का ए से हो जाए तो ऐसा संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। और ये ए और बी कहां से आ रहे हैं भैया, ये आ रहे हैं समुच्चय ए से आ रहे हैं, मतलब कि कैपिटल ए वाले सेट से आ रहे हैं। बात समझ में आई? अभी कम समझ में आई होगी, अभी ज्यादा समझ में आने वाली। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हैं रामू और ये हैं श्यामू। रामू ने अगर श्यामू को आज समोसा खिलाया, क्या खिलाया भाई, समोसा खिलाया, और अगर श्यामू भी रामू को अगले दिन समोसा खिला दे, अरे भाई समोसा खिला रहा है भाई, कुछ और नहीं खिलाना है, समोसा खिला रहा है, ठीक है भाई, तुम लोग और कुछ खिलाने की बात कर रहे हो, समोसा खिलाने की बात चल रही है। रामू ने अगर श्यामू को आज समोसा खिलाया और श्यामू भी अगले दिन अगर रामू को समोसा खिला रहा है, इसका मतलब वहां कौन सा संबंध बन रहा है, सम्मित संबंध बन रहा है। कौन सा संबंध बन रहा है भाई, सम्मित संबंध। बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब जैसे सपोज करो एक लड़का है जिसका नाम है रोहन और एक लड़की है मान के चलो जिसका नाम है रीता। रोहन सपोज करिए रीता से प्यार करता है, ठीक है, और सपोज करो रीता अगर रोहन से प्यार नहीं करती है तो वहां क्या सम्मित संबंध होगा? नहीं होगा भाई। अगर रोहन रीता से प्यार करता है तो रीता भी रोहन से प्यार करे, तभी सम्मित संबंध बनेगा। समझ रहे हो? लेकिन आज के समय में बेटा सम्मित संबंध बहुत कम बन रहे हैं, चक्कर मत पड़ना, नहीं तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? संबंध पढ़ लेना, संबंध को जीवन में अपनाने का प्रयास मत करना, नहीं तो आप सम्मित संबंध बनाने लग जाओ। सम्मित संबंध तो बनेगा ही नहीं, इधर आपका संबंध वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, फिर याद रखना बेटा, ठीक है? समझ लो, मतलब रोहन यदि रीता से प्यार करता है और रीता भी अगर रोहन से प्यार करती है तो यहाँ पर कैसा संबंध होगा भाई, सम्मित संबंध होगा। बोलो बात समझ में आई? छोटी सी बात थी, आप लोगों ने समझ ली, ठीक है? नोट करिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि सम्मित संबंध के एग्जाम्पल कैसे कैसे हो सकते हैं। चलो नोट करो इसको। चलो हटा देते हैं। अब सपोज करिए कोई एक एग्जाम्पल हमने लिया बच्चों, एक एग्जाम्पल ये लिया R इक्वल टू, एक रिलेशन है L1, L2 में। L1 L2 क्या है? दो रेखाएं हैं, दो लाइन है, और इनमें रिलेशन इस प्रकार से है कि L1 वाली जो लाइन है वो L2 के लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर है। और याद रहे ईच फॉर एवरी वैल्यू L1, L2 बिलोंग टू कैपिटल L। यहां समझो, एक रिलेशन हमने लिखा, पहले तो ये बताओ ये रिलेशन लिखा किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण विधि में। और रिलेशन क्या है? दो लाइन है L1 और L2 में। रिलेशन ये है कि L1 वाली जो लाइन है वो L2 पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत है, और ईच फॉर एवरी वैल्यू L1 और L2 जो बिलोंग करती है कैपिटल L। कैपिटल L जो है किसी रेखाओं का परिवार है, एक समुच्चय है, ठीक है बेटा, समझ लो। तो भाई हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेशन स्वतुल्य है, क्या ये सम्मित है, और चेक करके देखते हैं। रिलेशन क्या है? L1 वाली जो लाइन है वो L2 पर लंबवत है, तो मैंने अगर L1 वाली जो लाइन L2 पर लंबवत है तो रिलेशन कुछ ऐसा होगा, ये सपोज करो L1 लाइन है, ठीक है ना, और मान के चलो एक लाइन है L2, इस तरह से। भाई L2 लाइन ऐसी बनाएंगे तभी तो ये लंबवत हो पाएगी। ये लंबवत है, सपोज करिए 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब तुम ये बताओ, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य। आपको स्वतुल्य चेक करना है तो स्वतुल्य रिलेशन ये पढ़ाया गया था कि खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। मतलब जैसे यहां पर L1 का रिलेशन L2 के साथ है, देखो इसको लिखते कैसे हैं, L1 और L2 में रिलेशन ऐसे लिखते हैं कि L1 L2 बिलोंग करता है रिलेशन R, और रिलेशन क्या है कि L1 लंबवत है L2 के। स्वतुल्य तभी होगा जब L1 का संबंध L1 के साथ हो जाए। भाई बताओ, हम L1 का संबंध अगर L1 के साथ चेक करें तो क्या L1 वाली लाइन L1 के लंबवत हो पाएगी? भाई ये वाली लाइन है L1, क्या ये लाइन जो L1 है कि खुद के परपेंडिकुलर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, इसलिए ये आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। भाई हम खुद के लंबवत कैसे हो सकते हैं? भाई खुद के लंबवत, जैसे ये L1 लाइन है, ये लाइन L1 है,
ये खुद के लंबवत होगी, खुद के लंबवत तब होगी जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये खुद के साथ 90 डिग्री का एंगल कैसे बना सकती है? भाई हम ऐसे खड़े हैं, हम खुद के साथ क्या 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये बेटा आपका परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसलिए जब परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये आपकी क्या नहीं होगी? स्वतंत्र संबंध नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? अब चेक करते हैं हम लोग सम्मित संबंध। अगर हम लोग चेक करें सम्मित संबंध को, तो सम्मित संबंध क्या कहता है? यदि L1 का रिलेशन L2 के साथ है, और L1 और L2 में रिलेशन है क्या? L1 लंबवत है L2 पर, और यदि L2 का रिलेशन L1 के साथ हो जाए तो सम्मित होगा। क्या चेक करो, L2 का रिलेशन L1 से है, मतलब सर यदि L1 L2 पर लंबवत है और यदि L2 भी L1 पर लंबवत हो जाए तो ये रिलेशन सम्मित होगा। अगर L2 L1 पर लंबवत नहीं होगी तो सम्मित नहीं होगा। देखो भाई, L1 जो थी लाइन ये L2 पर लंबवत है, बिल्कुल है, और देखो ये L2 वाली भी तो देखो L1 पर लंबवत है, बिल्कुल है। इसका मतलब है कि जो L2 लाइन है वो L1 पर लंबवत है, इसलिए ये संबंध सम्मित संबंध होगा। बोलो, बात आई समझ में? अरे बोलो ना भाई, बात आई समझ में? चलो भाई नोट करो, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये सम्मित संबंध है। कैसा संबंध है भाई? सम्मित संबंध। नोट करो। अभी और भी क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सपोज करिए एक रिलेशन है, वो रिलेशन ए और बी में है। अब रिलेशन ये है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, और ईच फॉर एवरी वैल्यू जो ए बी आते हैं वो किसी एक फैमिली से आते हैं, और रिलेशन दिया गया है। चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सम्मित है। चेक करते हैं, आइए भाई। देखो ए और बी में रिलेशन ये है, सबसे पहले देखो सॉल्व। ए और बी में रिलेशन ये है कि ए बी का पिता है, क्या है? पिता है। और भाई ए का रिलेशन यदि ए से होगा तभी तो स्वतुल्य होगा। भाई हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? हम लोग चेक कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि हम लोग चेक कर रहे हैं स्वतुल्य संबंध। तो भाई ए का रिलेशन ए से होगा तभी तो स्वतुल्य होगा। अब बताओ, क्या ए का रिलेशन ए से हो सकता है? चेक करो जरा, चेक करो जरा। क्या ए तो बी का पिता है, क्या ए का पिता हो सकता है? अरे बोलो, क्या हम खुद के पिता हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकता है। तो ये रिलेशन नहीं होगा, ए का पिता नहीं हो सकता। अगर भैया ये खुद का पिता नहीं हो सकता तो ये संबंध नहीं होगा, मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब चेक करेंगे हम लोग कौन सा रिलेशन? सम्मित संबंध, मतलब फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करें हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है जो संबंध ए का बी से हो वही संबंध बी का ए से हो, तो ऐसा संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। जैसे ए और बी में रिलेशन है, क्या रिलेशन है? ए बी का पिता है, तो यदि बी का संबंध ए से हो जाए, मतलब बी का संबंध ए से हो जाए तभी सम्मित बनेगा। चेक करो क्या भाई। अच्छा एक बात बताओ, ए बी का पिता है, इधर देखो, इधर ए बी, ए भाई ए पिता है किसका? बी का। तो क्या बी अब ए का पिता हो जाएगा क्या? है भाई, अगर ए बी का पिता है तो ए तो पिता हो गया और बी हो गया पुत्र। तो क्या तुम कह सकते हो कि बी अब ए का पिता हो जाएगा? मतलब बेटा को बाप बनाओगे, बाप को बेटा बनाओगे, है? ऐसा संबंध तो कभी नहीं होगा। तो ये रिलेशन भी नहीं होगा भाई, ये संबंध नहीं होगा, मतलब बी ए का पिता नहीं होगा। बात समझ आई? तो ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, यानी कि सम्मित संबंध नहीं। बोलो, बात आई समझ में? अगर बात आपको समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। चलिए बेटा, अब हम 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग घर से करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए। नहीं बनते हैं तो फिर हम इसको पहले कल की क्लास में करेंगे, फिर आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, एक संबंध है आर L1 और L2 में, और रिलेशन ये है कि L1 लाइन जो है वो L2 के पैरेलल है। ईच फॉर एवरी वैल्यू L1 L2 बिलोंग टू कैपिटल L,
एक दूसरा संबंध है आर, वो क्या है, ए और बी में रिलेशन है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और ए बी ये किसी फैमिली से आते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो, एक रिलेशन है आर, ए और बी में ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमने दिए हैं, इन 3 क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इन क्वेश्चन को सबसे पहले कल इनके डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम इनकी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तब तक बेटा ओके बाय बाय।